जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव मेरा यानी कुछ इंटरप्शन आ रहा है, इसके लिए यानी बंद हुआ था। मैं वापस से शुरू करता हूँ कि देखिए, मैं अभी लाइव आया। आप लोगों को पता होगा कि कल मुझ पे यानी कुछ पत्रकार एफआईआर करवाने चले गए और उसकी कहानी आपको सब पता है, किस तरीके से वो साजिश रची गई, किस तरीके से वो प्लान किया गया। और एक सैफ पठान की गई जिसपे सबको एफआईआर करवाना होता है, तो उसी का खुलासा करने के लिए कि आवाम इसके सच को समझे और आवाम फैसला करे कि इन लोगों ने सही किया, क्या ये एफआईआर साजिश नहीं थी जो मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं थी। अब आवाम फैसला करे। मैं आवाम के सामने कुछ सच रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आवाम फैसला करे कि ये एफआईआर कल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये एफआईआर की गई, ये गुस्सा था या प्लानिंग थी? ये एफआईआर की गई, उसके पीछे किसी का हाथ था या नहीं था? ये अब आवाम फैसला करे। मैं सच आपके सामने ला करके रख देना चाहता हूँ। मैं इसके लिए भी ये लाइव कर रहा हूँ। कल बहुत वहां पर जब मुझ पर एफआईआर बनी तो कुछ पत्रकार वहां से बहुत से मुझ पर इल्जाम लगाए, उसका भी खुलासा इंशाअल्लाह मैं एंड में इसके आगे करूंगा, पहले वो चीजें सामने रखने के बाद। और बहुत से जवाब देखिए, जितने सवाल मुझसे होंगे इंशाअल्लाह मैं सबका जवाब हर बार दे दूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा और मैं सबका जवाब दूंगा। अब शुरू करते। देखिए कि कल जो एफआईआर की गई, आप समझिए कि एक पत्रकार मुझसे इंटरव्यू लेता है संडे के रोज, 27 तारीख को वो मुझसे इंटरव्यू लेता है। मेरा यानी इंटरव्यू करके जाता है। वो कोई भी इंटरव्यू होता है तो दूसरे दिन आ जाता है या सेम डे आ जाता है। शाम को 6 बजे इंटरव्यू होता है। 27 पहले 6 बजे इंटरव्यू हुआ, वो 27 की रात नहीं आया इंटरव्यू, 28 की रात नहीं आया इंटरव्यू, 29 की रात नहीं आया इंटरव्यू और 30 की रात आया। यानी चौथे दिन दोपहर में 4 बजे वो इंटरव्यू आता है। 4 बजे वो इंटरव्यू आता है और उसके बाद 5वें दिन उस पर एफआईआर बन जाती है डायरेक्ट। जाकर के सब पत्रकार एफआईआर करते तो 4 दिन किसके साथ मिलकर प्लानिंग की गई, किसके साथ वो साजिश की गई। मैंने जैसे कहा कि मुझे पहले से डाउट था कि किसी ने भेजा है और ये इंटरव्यू यानी और क्या बोलते किसी के इशारे पे किया जा रहा है, यानी इसमें गलत बातें खुद उठाई जा रही है। तो ये मेरा डाउट जो था वो एकदम क्लियर था और सही था। इसीलिए क्योंकि देखिए कि चौथे दिन जब वो इंटरव्यू शाया किया गया तो उसमें एक लाइन को टैगलाइन बना करके उन लोगों ने दिखाया और उसी पे जाकर एफआईआर करा दी गई। और मैं बड़े अफसोस की बात है कि वो इंटरव्यूअर, आप देखिए, जब उसने मेरा इंटरव्यू लिया, अगर वो उसने खुद जाकर के एफआईआर कंप्लेंटर बना ये बोलकर कि मुझे गुस्सा है, मेरे उसने पत्रकारों पे इल्जाम लगाया, ये लगाया, तो आप देखिए वो इंटरव्यूअर की आखिरी लाइन क्या थी? सीधा कर। देखिए वो इंटरव्यू खत्म करता, आप जाकर के देखिए 38 मिनट का वीडियो है, आखिरी के आप 35 सेकंड देखिएगा। वो इंटरव्यू के एंड में क्या कह रहा है कि सैफ पठान भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंसी से सैफ भाई ने इंटरव्यू लिया, सब बातों का खुलासा किया और हमको खुशी हुई उनका इंटरव्यू लेकर के। तो जब आप जो है ट्रांसपेरेंसी से मैंने जवाब दे दिया, आप इंटरव्यू बेबाकी से दे दिया और आपके सब सवालों का जवाब मिल गया और आप सेटिस्फाइड थे, तो आप एफआईआर करने क्यों गए? अगर आपको नाराजगी थी आप इंटरव्यू वहां पर रोक देते और गुस्सा होकर चले जाते। मुझे भी समझ में आता, मैं बोलता नहीं भाई ठीक है ये स्टेटमेंट गलत है, शायद आप गुस्सा हो रहे, इसको मैं सही करता। लेकिन आप गए, आपने किसी के साथ बैठकर 4 दिन प्लानिंग की कि क्या चीज पे सैफ भाई को फंसाया जाए, क्या चीज पे सैफ भाई को किया जाए, और चौथे दिन वो शाया करके 5वें दिन आप गुस्से में आ गए और एफआईआर करवा दी। तो अब आवाम समझिए कि एक सेटिस्फाइड हुआ इंटरव्यूअर कंप्लेनर कैसे बन जाता है और वो कैसे जाकर के ऑब्जेक्शन लेता है। जब वो सेटिस्फाइड थे तो कैसे हैंडल है। और दूसरी चीज, आप लोगों ने देखा कि 2 पत्रकार, इस शहर के 2 सीनियर पत्रकार जो अपने आप को सीनियर पत्रकार बोलते हैं, यूट्यूबर से आज की तारीख में, वो दोनों अपने आप को बड़े पत्रकार बताते हैं। उन लोगों ने किस तरीके से कल यानी एफआईआर के लिए कितना जोर दिया। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीनियर यूट्यूबर जो है सुल्तान रिजवी साहब, जिनका यूट्यूब चैनल है, और वो उनके साथ आप लोगों को याद होगा जब मैं यानी एक्सटर्नमेंट में था, तड़ीपाली में था, तो कुछ हादसा हुआ था। कुछ नगर सेवक के लोगों ने उन पे हमला किया था और उसकी वीडियोस पूरे उसमें वायरल हुई थी। मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा मेरा अंजाम हुआ है और वरिष्ठ समाज सेविका, छत्तीस समाज सेविका नाच का अंजाम हुआ है, इसी तरीके से ये सबको आए दिन जो है ये हमला करते हैं। ये जिस गुंडे ने मेरे ऊपर हमला किया था, एक दिन पहले वो मुमरा पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर केस
आपने देखा किस तरीके से हमला किया गया। मैं खुद कंडेम करता हूँ इस बात को कि सुल्तान रिजवी साहब को इतनी बुरी तरीके से नहीं मारना चाहिए था। मुझे खुद यानी अफसोस हुआ और मैं उस वक्त एक्सपेरिमेंट में था, मैंने हैदराबाद से इनके फेवर में लाइव भी दिया था। अब मैं दूसरी वीडियो दिखा तो बाद में इस पे आऊंगा। और जो दूसरे पत्रकार कल बहुत गुस्से में थे, जो बहुत अपने आप को महान पत्रकार बताने की कोशिश करते हैं, रफीक कामदार साहब, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, एक आध साल पहले की बात है शायद मेरे ख्याल से, कि उनके ऊपर इस शहर के एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान ने ग्राउंड के अंदर हमला किया था और उनको किस तरीके से मारा गया था। आपने देखा किस तरीके से, मैं इस बात का भी यानी मुझे बहुत अफसोस है, खंडे में मुझे दिखाने भी अच्छा नहीं लगा कि किस तरीके से उनको गिराया गया, मारा गया और रफीक कामदार को शमीम खान मार रहे। मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं आवाम से पूछना चाहता हूं और मैं इन दोनों पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि मेरे से एक गलती से अल्फाज निकला, आपको इतना गुस्सा आया, पूरी कम्युनिटी आ गई, एफआईआर कराएंगे ना, हटेंगे नहीं, एफआईआर कराएंगे। आप ये दोनों जो आपके साथ मार पीटी हुई है, क्या इसकी एफआईआर कॉपी दिखा सकते हो आप लोग? क्या ये पत्रकारों पे जो हमला हुआ उसकी एफआईआर कॉपी दिखा सकते हो आप लोग? ये यूट्यूबर न्यूज वालों को जो मारा गया, रफीक कामदार इतने बड़े रिपोर्टर है, सुल्तान रिजवी साहब इतने बड़े रिपोर्टर है, क्या ये दोनों बता सकते कि हम लोगों को मारा गया और हमने इनके खिलाफ एफआईआर कॉपी की है? एफआईआर कॉपी है, हम पत्रकारों ने की है। तो जब तुम पे हमला होता है, तुमको मारा जाता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कितनी बार बदतमीजी भी ऑन कैमरा की जाती है, कभी इनका मोबाइल छीन लिया जाता है पत्रकारों का, कभी उनको क्या बोला जाता है, कभी धमकाया जाता है कैमरे पे ही, लेकिन एफआईआर नहीं होती। तो सैफ पठान की एक उस पर क्या ऐसी बात थी कि आपने एफआईआर करवाई? अब आवाम सोचे कि ये सुपारी नहीं दी, अरे शमीम खान साफ दिख रहा है रफीक कामदार को गिरा के मारता हो, वीडियो चली, वो न्यूज का सोर्स है, पूरा न्यूज भी बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, वो मैंने बनाया वीडियो नहीं है, सुल्तान रिजवी साहब खुद इंटरव्यू में बोल रहे न्यूज पे, वो न्यूज के सोर्सेज से बता रहा हूं मैं। तो आप लोगों ने उसकी एफआईआर नहीं की, लेकिन सैफ पठान के ऊपर सैफ पठान ने एक स्टेटमेंट दे दिया, आपने जाकर के एफआईआर कर दी। क्यों एफआईआर की? क्योंकि आप देखिए, मैं और एक चीज बताना चाहता हूं वो इंटरव्यूअर को कि उसने क्या कहा है अपनी एफआईआर में कि उसने सैफ पठान ने पत्रकारों को, सब पत्रकारों को बोला करके मुझे बुरा लगा, हमारे यानी कम्युनिटी के खिलाफ बोला, उलमाओं को बोला करके हमको बुरा लगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं कल 4 बजे लाइव आ चुका था, सबने मेरी न्यूज देखी, उसके बाद उन लोगों ने यानी जब वही तो न्यूज का हवाला देकर के मेरी लाइव देख करके उन लोगों ने बातें की। तो 4 बजे जब मैंने आपको जो दिल दुखा था कि सब पत्रकार, मैंने कुछ पत्रकार बोल दिया था क्योंकि तुम्हारे बाजू में खड़े हुए सुल्तान रिजवी साहब भी बोल रहे थे कि कुछ पत्रकार है करते हैं, सबको कैसा बोला गया। तो जब खुद एडमिट करते हो कि कुछ पत्रकार करते, तो मैंने बोला कि हाँ मैं कुछ पत्रकार है और मैं आज भी अपने स्टैंड पे क्लियर हूँ, मैं सबका दिल नहीं दुखाना चाहता था, वो स्टेटमेंट गलत निकल गया मेरे मुंह से। तो उसके बाद आपने 7 बजे ये एफआईआर करवाई, क्यों? आपके आकाओं ने आपको हटने नहीं दिया, जिसने भेजा था एफआईआर करने उसने हटने नहीं दिया, सैफ पठान का स्टेटमेंट आने के बाद भी उसने हटने नहीं दिया। तो अब आवाम फैसला करे कि ये सुपारी थी कि नहीं थी, ये साजिश थी कि नहीं थी, कि 4 दिन बाद इंटरव्यू आता है, 4 दिन बाद वो इंटरव्यू आता है और उसमें से एक लाइन को टैगलाइन बना करके चलाते हैं, उस पर सैफ पठान का क्लियरिफिकेशन लेने कोई पत्रकार नहीं आता है, क्योंकि जर्नलिज्म के एथिक्स कुछ बताते हैं। जर्नलिज्म कभी ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष की बात सुन करके एफआईआर हो जाए। अब जिसने, अगर उसको बात बुरी लगी थी तो उसने वो हाईलाइट करके क्यों दिखाई, शायद उसने क्यों किया, और वही खुद कंप्लेंट लेकर के क्यों पहुंचा कि ये सुपारी नहीं थी, क्या ये साजिश नहीं थी? अगर उसको बुरी लगी थी तो न्यूज ही नहीं बनाता, मुझसे क्लियरिफिकेशन कर लेता, लेकिन वो न्यूज बनाना जरूरी था। मैं कुछ बहुत माजरत चाहता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोगों ने मेरी बात पहुंची, थोड़ा इंटरप्शन आ रहा है, तो आप सोचिए कि जरूरी कैसे हो गया। यहाँ पर हमसे मैं वहां से शुरू करता हूँ कि यानी वो वीडियो क्यों दिखाई गई, क्योंकि हम आवाम फैसला करें। और रही बात कि वहां से फिर कुछ इल्जामात लगाए गए मुझ पे,
कुछ यानी वहां पर आप सोचे कि क्या कहते हैं कि वो इंटरप्शन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप सोचिए कि ये इतने बड़े बड़े पत्रकार खुद को बोलते हैं, क्या ये एफआईआर कॉपी दिखा सकते हैं? क्या वो शमीम खान के खिलाफ वो रफीक कामदार अपनी एफआईआर दिखा सकते हैं? तब इनकी मर्यादा मार खाते हुए, गिरते हुए, मार खाते हुए, वीडियो चलते हुए इनकी मर्यादा नहीं गिरी, रिपोर्टरों की मर्यादा नहीं गिरी। सुल्तान रिजवी साहब अच्छे बड़े पत्रकार है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी भी वो रोड पे मार खाए, मैंने उनके लिए वीडियो भी बनाई। क्या उनकी तब मर्यादा नहीं गिरी? क्या वो एफआईआर की कॉपी उसको क्यों बता सकते हैं? तो ये मुझे क्यों किया गया, क्यों उन पर एफआईआर नहीं की गई? और मेरे लिए इतनी एफआईआर, इतनी न्यूजें बनाई जा रही है और इतनी बातें की जा रही है चक्कर अभी, ये तो आवाम फैसला करेगी कि साजिश थी कि नहीं थी। अगर इन लोग इतने अच्छे पत्रकार होते और इनको अपनी मर्यादा की पड़ी होती तो शायद इसके ये मारा पिटी पे ही एफआईआर हो गई होती। खैर अभी आप देखिए, कल वो जब मैंने इंटरव्यू देखा तो उसमें मुझे चैलेंज किया जा रहा है डिबेट के लिए, या मैं मेरे लाइव के माध्यम से उन्हें मैसेज देना चाहता हूँ, आप जिधर बुलाओगे मैं डिबेट के लिए आने तैयार हूँ, आप जिधर बोलोगे मैं उधर बैठ करके डिबेट करने तैयार हूँ। कि आपकी पत्रकारिता से शहर को अगर फायदा हुआ रहेगा एक पैसे का तो भी बताइएगा, और मैं मेरे कामों से फायदा हुआ है कि नहीं मैं वो बताऊंगा। आपके पत्रकारिता करने के बाद, आपके न्यूज बताने के बाद, ड्रग पेडलरों की जो तुमने कभी न्यूज बताई अपने आप को अच्छा बताने के लिए, अगर वो ड्रग पेडलर आज भी ड्रग चालू है, बेचना चालू है, तो आपने उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों उसकी सेकंड टाइम न्यूज नहीं बताई आपने? क्यों उसको रिपीट करके नहीं बताया? क्या सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ? उस पर आप भी खुलासा करिए, उस पर मैं भी खुलासा करूंगा। आपने जितनी रिपोर्ट बताई उसके बाद अगर वो काम अंजाम तक नहीं पहुंचा तो उस पर आप बात करेंगे और मैं भी बात करूंगा। मैंने जितने कामों को हाथ में लिया वो अंजाम तक पहुंचा नहीं पहुंचा। और रही बात कब्रिस्तान का, जो आपने बोला ना कि कब्रिस्तान की पीआई के लिए सबसे पेपर जमा किया, इससे पेपर जमा किया, यस मैंने सबसे पेपर जमा किया था, मैंने कब मना किया? लेकिन तुमको याद है कि नहीं याद है? अल्लाह को हाजिर रखकर बोलना कि जब मैं तुम्हारी पीआई तुमने खुद डाली है वो पीआई उसके खिलाफ, मरहूम रफीक मुकादम के साथ तुम सेकंड उसमें पीआई करता थे, ये तुम्हारे पीआई के पेपर है। मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि रफीक कामदार प्रेस रिपोर्टर 2018 के अंदर उसने कब्रिस्तान का जब इशू चल रहा था मरहूम रफीक मुकादम के साथ पीआई नंबर 109/2018 2018 में एक पीआई डाली, पीआई नंबर 109 है और वो कब्रिस्तान को लेकर डाली। ये आप देख सकते हो, उसमें मरहूम रफीक मुकादम पहले पीआई करता थे, सेकंड पीआई करता रफीक दाऊद कामदार थे, आप देख सकते। अब मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए कि जब मैंने इंटरवेंट होने की बात कही नूरानी होटल पे, आप मुझे रात को मिले, आपने मुझसे कहा कि सैफ तू मेरा छोटा भाई क्यों टेंशन लेता है, अपन इंसाफ लाएंगे शहर के लिए, मैं हूं उसके अंदर, भरोसा नहीं है? कि आपने नहीं कहा, अल्लाह को हाजिर रख के बोलता, आपने मेरे को नहीं रोका उस वक्त और मैं आपकी बात सुन के रुक गया, मुझे भी लगा कि शायद आप लाएंगे। मुझे आप जवाब दीजिए कि ये पीआई का आज तक हुआ क्या? ये पूरे जो 198 एकड़ समथिंग उसके ऊपर आपने पीआई डाली थी जिसमें कब्रिस्तान मेन मुद्दा था, उस पीआई पे क्या किया आपने? बिल्डरों से कुछ बात हो गई आपकी? 2018 का पीआई है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8 साल बाद क्या जवाब है इसका आपके पास? आप मुझे बताएं, इसका जवाब दीजिए। आप पीआई करता थे ना मरहूम रफीक मुकादम साहब, तो चले ठीक है, अल्लाह इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन आप है ना सेकंड, क्या स्टेटस है आपके पीआई का? आप मुझे बताएं, आपने पीआई में क्या करी? शहर वालों को इंसाफ दिलाई? आपने अंजाम पे पहुंचाया कब्रिस्तान की लड़ाई को? आप बहुत वाहवाही लेते फिर रहे थे ना, मैंने पीआई कर दी है, रफीक मुकादम मरहूम को, रफीक मुकादम से ज्यादा आप अपना नाम बता रहे थे उसको कि मैंने पीआई कर दी है और मेरे पीआई दाखिल है, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। क्या इंसाफ दिलाया आपने? अरे मैं तो आपकी बात सुन के रुक गया उस वक्त, अफसोस है मुझे आज तक उस बात पे। उसके बाद मुझ पे 2019 में केसेस बनाए गए, मुझे शहर से हटाया गया, 20 में केसेस बनाए गए, मुझे इस शहर में रहने का दिया गया 22 तलक, 19 में केस बना, शहर से हटाया गया मुझे 4 महीना, 20 में केस बना, मुझे शहर से हटाया गया 4 से 5 महीना, 21 में तो मुझे तड़ीपार कर दिया गया बेगुनाह होने के बावजूद। मैं 21 के बाद जब आया, जब मैंने वापस कब्रिस्तान के लिए एक वीडियो बनाया तो शहर के सीनियर्स को मुझसे मिले, बोले सर मत करो, 2000 लोग को वहां दफना दिया गया। मैंने रिस्पेक्ट की, मैंने मरहूम जो दफना दिए गए उनकी रिस्पेक्ट की, उसके बाद मैं चुप हो गया कि मट्टी का मामला है जो उसको चुप हो जाना चाहिए, मुझे मट्टी के मामले में सिर्फ बात करना चाहिए, कब्रिस्तान रिलोकेट करने की बात नहीं कर सकता मैं, तो मैंने मट्टी का मामला किया, मट्टी का खुलासा भी सैफ पठान ने किया, सब मैंने किया। और मट्टी के लिए मैंने उसके बैठा ना 13 दिन अभी कब्रिस्तान के लिए, उस कब्रिस्तान को मान्यता नहीं है, मान्यता दिलाने बैठा मैं 13 दिन में। मेरी कितने 13 दिन न्यूज चलाया आपने? आप बोले ना हर रोज न्यूज चलाते, तुम्हारे चैनल की 13 दिन की न्यूज चली कब्रिस्तान को लेकर के। अरे 2 पोजीशन लेटर दिए गए मुझे,
मैं एफआईआर करने गया, मेरे रिटर्न एफआईआर कॉपी है वहां पर कंप्लेंट पे कि मुझे एक पोजीशन लेटर दिया जाता है 2016 का कब्रस्तान का, एक पोजीशन लेटर दिया जाता है 2023 का, कब्रस्तान खुला है 2019 में। ये दो पोजीशन लेटर कैसे एक ही जगह क्या है? ये क्या गवर्नमेंट के दो लेटर एक ही जगह करे? मैंने तो उसकी एफर कि आपने न्यूज बनाई कि एक जगह के दो पोजीशन लेटर लाए जा रहे, खेल किया जा रहा है कब्रस्तान का। आप पत्रकारिता करते अपने आपको बड़े पत्रकार बोलते हो, मत करो। और रही बात डिबेट की, इंशाल्लाह मैं बैठूंगा, लेकिन जरा आवाम को ये बताइएगा ना कि आप ये पीआईएल में थे, वो पीआईएल से कब्रस्तान का कितना आपने हक दिलाया शहर को? 198 एकर्स का कितना हक दिलाया? बिल्डरों से हो गया, कुछ बात हो गई आपकी? अरे आप क्या सबको घड़ी घड़ी बोलते कि मैंने मदद किया, पर मदद की बात मत करो। मैं भी बहुत बता सकता हूँ, मैंने भी बहुत बार किया हूँ, मैंने भी बहुत जगह पे किया हूँ, बहुत चीजें किया हूँ, ठीक है, वो हो गया। लेकिन ये तुम जो इल्जाम लगा रहे हो ना कब्रस्तान का, मैं कोई सेकता नहीं हूँ। ये पीआईएल सेक रहे हो गया नीचे रख करके, हाँ अपने नीचे रख के सेक रहे हो गया पीआईएल को। पीआईएल पे क्या स्टेटस है? कब्रस्तान का हो जाएगा, इस पर फैसला ला दोगे ना तुम? मेरे को तो रुकाए थे तुमने, हाँ आएगा फैसला? ये चुप्पी आई है, बिल्डरों ने मिठाई खिलाई है क्या? मेरा मुंह मत खुलाओ, मैं बहुत सी चीजें खोलूंगा। और रही बात आवाम समझिए, तो मुझ पर कल कब्रस्तान के लिए एलिगेशन लगा, देखिए आप समझिए, बाखुदा मैं अल्लाह को हासिल रखकर बोलता हूँ कि मैं जा रहा था इसमें, इनने मेरे को रात को रोका, ठीक है, मैं इंटरवेंट होने जा रहा था, इन्होंने बोला, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये बात सही है कि शायद मेरा वकील कुछ अलग डाल देगा, इनका इंटरवेंट, इनकी पीआईएल नहीं खराब हो। और इनने बहुत कॉन्फिडेंस से मुझे बोला कि हम लोग तो लाएंगे ना फैसला। मैं रफीक मुकद्दम साहब को भी पर्सनली जानता था, उनके साथ भी हम लोग काम करते थे साथ में, तो मुझे यकीन था कि दोनों है, दोनों मिलकर लाएंगे करके, तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो आज उसको झूठ घुमा करके क्यों बताया जाए? सच बता दिया जाता ना। और पेपर तुम मेरे को बोलते उससे पेपर लेके गए, मेरे को जरा पूछना है कि उनके पेपर पे पीआईएल हुई क्या हुआ? हाँ खारिज कर दी गई उनके पेपर पे। तुम यार नहीं देखो यार, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम आवाम को तुम अपना सच बताओ ना। मेरा बाद में बताते रहे नॉट, जितना तुम लोग न्यूज के जरिए बताओगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया, मैं उसके जरिए बताऊंगा। अब आवाम इस पर फैसला करे। मैं डिबेट करने के लिए भी रेडी हूँ, जहां पर भी बोलेंगे आप, मैं डिबेट करने आऊंगा। मैं भी मेरे कामों की लिस्ट लेकर आऊंगा, मैं भी सब चीजों की लिस्ट लेकर आऊंगा। आपकी भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कहां पर क्या लाइव दिया था, कौन से इधर किधर जाकर के क्या लाइव किया था, उसके बाद वो डिलीट हुआ नहीं हुआ, हाइड हुआ नहीं हुआ, आपने वो काम को अंजाम दिया नहीं, आपने किया, सब हम लोग इंशाल्लाह एक मिनट का बोलेंगे। आवाम फैसला करे। इस तरीके से अभी मैं आवाम पे छोड़ रहा हूँ ना, आवाम अभी फैसला करे कि मुझ पर एफआईआर होना क्या दुरुस्त था। आप वापस से स्टोरी को सुनिए कि 27 तारीख को मेरा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर मेरा इंटरव्यू लेता है, 27 तारीख को आखिर में बोलता है कि हम सेटिस्फाइड है, सैफ भाई ने अच्छा जवाब दिया, सब सही जवाब दिया। वो नाराज नहीं था, अगर उसको बुरा लगा तो नाराजगी दिखाता, मुझसे नाराज होता। वो तो खुश होकर के गया कि सैफ भाई ने सब जवाब दिया। वो आया था शिकार करने, लेकिन फिर सब जवाब मिल गया तो चुप हो गया। 4 दिन तक किसने मेरा इंटरव्यू देखा, उसमें क्या क्या ढूंढ के निकाल सकते थे, क्या कर सकते थे, कैसा केस बनाना है, कैसा फंसाना है, क्या साजिशें हुई। 4 दिन बाद वो शाया किया गया, फिर मुझसे मेरा क्लियरिफिकेशन नहीं लिया गया, जबकि जर्नलिज्म का एथिक्स बोलता है कि आप किसी के अगर कुछ रिपोर्ट डाल रहे हो या किसी के खिलाफ कुछ हो तो करिए। आज देश भर गोदी मीडिया बोलता हूँ, उन पे कुछ नहीं होता है। मैंने एक अल्फाज गलती से बोला, मैं वापस एडमिट कर रहा हूँ, मैं वापस से ये लाइव के जरिए से बोलता हूँ कि मेरे को सब पत्रकार नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शहर में सब पत्रकार ऐसे नहीं है। हमारे प्रिंट मीडिया वाले पत्रकार हो, हमारे यूट्यूबर भाई हो, कुछ बहुत ईमानदार भी है, वो हिट ऑफ द मोमेंट पे मुझसे सब निकला। मैं अभी भी बोलता हूँ कि कुछ पत्रकार जो है वो ये कार्य करते हैं, तो वो होना चाहिए था। तो क्या मुझ पर ये एफआईआर बना देनी चाहिए थी बाद में? अच्छा, फिर उसके बाद आप मुझे बिना बताए गए, जब मैंने देखा कि सब न्यूज पत्रकार लोग वहां पहुंचे मेरे खिलाफ, तो मैंने लाइव आकर के मैंने मेरी गलती एडमिट कर ली, तो आपकी नाराजगी तब भी नहीं टूटी। मैंने तो आकर के दिल बड़ा करके, अपने आप को छोटा करके मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैंने अगर सबका दिल दुखाया तो मैं सबको नहीं बोलना चाहता था, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, कुछ लोगों को बोलना चाहिए था, और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं स्टैंड में क्लियर हूँ। तो भी आपकी नाराजगी नहीं, एफआईआर होना ही चाहिए। तो ये साजिश नहीं थी, ये साजिश के तहत नहीं थी। अब आवाम इसका फैसला करे, आवाम मुझसे सवाल करे। आपको मार पड़ती है, आप एफआईआर नहीं करवाते हो, आप बोलते हो मैं डिबेट के लिए भी रेडी हूँ, बस ये सोचना नहीं कि चिल्ला चिल्ला करके जैसा दूसरों को बोलते हो मेरे सामने वो चलेगा। आप भी इज्जत से बात करोगे, मैं भी इज्जत से सवाल जवाब, कभी भी आप बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। आवाम ये एफआईआर का फैसला करेगी ये सही है कि नहीं गलत। खैर उन लोगों ने कोशिश की है कि यानी फिर मुझे फंसाना, मुझे यानी ट्रैप करना,
आवाम सोचेंगे कभी उस पर जाकर म्यूनसिपल अधिकारी कंप्लेंट कर देते, ऑफिसरान कंप्लेंट कर देते, अब तो पत्रकार भी इस शहर के सामने वालों के लिए मुझ पर एफ कर रहे हैं। आवाम मेरे लाइव के जरिए मैं आपको हर चीज खोलता रहूंगा और मेरी बात में इस लाइव के माध्यम से आपके सामने हमेशा रखता रहूंगा। हमारी सोशल मीडिया की टीम है, क्यों नहीं बताया जाता। मैं एक छोटी सी बातें बंद करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, क्यों नहीं इन लोग ये बताते कि एमआईएम क्या काम कर रही है, हमारे अच्छे कामों को क्यों नहीं बताया जाता। हाँ, आप सोचिए कि हम जितने अच्छे काम करते हैं उनको तो नहीं बताया जाता, नेगेटिव रिपोर्ट बनाई जाती है हमारी। अभी आप देख रहे हैं कि परिवहन का अध्यक्ष बन के बैठे एक पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने शहर में कुछ नहीं किया। आज हमारे टीम का एक बंदा बस स्टॉप ला रहा है शहर के अंदर, कितनी न्यूजें बता रहे उसकी, कितना सच ला रहे कि एमआईएम कर रही है। तो आप आवाम की सोचिए कि एमआईएम की न्यूजें नहीं बताई जाएगी, आपको हमको ही फॉलो करना पड़ेगा, आपको हमारे ही चीजों को देखना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब, हमारे फेसबुक, हमारे इसको देखना पड़ेगा। अभी यानी आवाम को अगर हमारी चीजें चाहिए तो हमको ही देखना पड़ेगा। बस यही सब चीजें बताने अभी मैं लाया आया था। आवाम से अपील है कि इसके ऊपर आप लोग अपनी बात रखिए, ये शहर में गलत हो रहा है तो आप इस पे बात रखिए। और मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि जिस तरीके से मैं हमेशा आवाम का मुगला शहर मेरा घर है, मैं उसके लिए करता रहूंगा, उस पर एफआईआर बने, केस बने, उससे फर्क नहीं पड़ता हो। और बेशक मुझे नहीं, ये मेरा घर है, मैं काम करता रहूंगा। आवाम ये एफआईआर का फैसला करे और इनसे सवाल करे कि मार्च आगे एफआईआर क्यों नहीं बनाए, और एक छोटा सा स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाने में इतना क्यों गुस्सा दिखा देते हैं और क्यों एफआईआर बनाए, इनसे सवाल जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।